तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने, ये जर्मन फिजिसिस्ट थे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि एक एमीटर ले लिया, एक रेजिस्टेंस ले ली। एक्चुअली में रेजिस्टेंस नहीं बोलते, मतलब कि ये इतना सिंपल नहीं है रेजिस्टेंस लिखना, पर एक बार टाइम बीइंग के लिए हम मान लेते हैं। और एक सेल लगा दिया। इन्होंने क्या किया, ये सेल मान लीजिए 5 वोल्ट का लगाया और इन्होंने इस करंट के अंदर रीडिंग देख ली। इस करंट में अगर मैं यहां पे एक टेबल बनाऊं, ऐसे एक टेबल बना रहा हूं, उस टेबल में सीरियल नंबर, सेल स्लैश वोल्ट और करंट। मैं एग्जांपल रीडिंग ले रहा हूं, ठीक है। उन्होंने पहली बार जब पहला एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने 5 वोल्ट का सेल लगाया और उन्होंने देखा कि इसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। करंट एम्पियर के अंदर है, 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। फिर उन्होंने 10 वोल्ट सेल लगाया। क्या किया, यहां पे एक सेल था, कल हमने डिस्कस किया था बेसिक सर्किट एलिमेंट के अंदर के सेल 2 जोड़ दो तो 5 और 5 10 वोल्ट हो जाएगा। और रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के साथ अटैच हो जाता है, तो सेल ऐड होते चले जाते हैं ना। तो अभी 10 वोल्ट हो गया, तो इन्होंने बोला कि यार ये करंट हो गया 20 एम्पियर। फिर इन्होंने क्या किया, सेल एक और जोड़ दिया। जब इन्होंने एक और सेल जोड़ा तो कितने हो गए टोटल, 15 वोल्ट। 5 5 5 है ना, 3 सेल हैं, ये 15 वोल्ट हो गए। और यहां पे क्या हुआ, 30 एम्पियर हो गया। फिर इन्होंने फोर्थ मतलब फिर से वही काम किया, इन्होंने एक सेल और बढ़ा दिया। तो टोटल यहां पे कितना हो गया वोल्टेज, कितना हो गया 20। यहां पे मैंने 20 वोल्ट किया, यहां पे उन्होंने मतलब ऐसे देखा कि उन्होंने वोल्टेज बढ़ाते गए, करंट की रीडिंग लेते गए। नहीं, रीडिंग डबल नहीं आई, बताऊंगा मैं। मैंने अपनी एग्जांपल रीडिंग ली है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल्स मतलब डालने शुरू किए और उन्होंने सारी करंट की वैल्यूज ले ली। फिर उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ लिया, उस ग्राफ पे उन्होंने यहां पे वोल्टेज और यहां पे करंट, यहां पे वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और यहां पे करंट को हम इससे करते हैं I से, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया ना, अब इन्होंने शुरू की मार्किंग। इन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने सारे वोल्टेज मार्क कर लिए। सॉरी, मतलब गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे उल्टा होगा। यहां आएगी वोल्टेज, यहां आएगा करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और वोल्टेज को V से। तो इन्होंने वोल्टेज लिखनी शुरू की, 5 वोल्ट, 10, 15, 20, 25, और यहां पे इन्होंने करंट डिनोट करना शुरू कर दिया, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके। इन्होंने बोला कि 5 जब मेरा वोल्टेज था तो करंट कितना था, 10 एम्पियर। तो मैं ये दोनों को बढ़ाया और मेरे को क्या पॉइंट मिला, ये वाला।
जब वोल्टेज 5 थी तो करंट कितना था 10, तो मैंने इसको यहां से बढ़ाया और इसको यहां से बढ़ाया और जहां दोनों इंटरसेक्ट करे वो मेरा पॉइंट आ गया नंबर 1 के लिए। एक नंबर पॉइंट आ गया, कोई शक निकेत? कोई शक नहीं। जब मैंने 10 वोल्ट लिया, अब मैं दूसरे सेकंड की बात कर रहा हूं, मेरे को प्लॉट पॉइंट नंबर 2 प्लॉट करना है, ठीक है। तो 10 नंबर जब मैंने लिया तो मैंने 10 नंबर को ऐसे ही एक्सटेंड किया ऊपर वापस से, 10 के ऊपर ऐसे एक लाइन एक्सटेंड कर दी। आप लोगों ने एक्स वाई एक्सिस पढ़ी होगी ना, एक्स और वाई, तो ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है। तो मैंने 10 ले लिया, अब मेरे को 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट कितना था 20, तो मैंने यहां से 20 को लेके आए और ये ऐसे ऐसे कर दिया। ऐसे करके सेम चीज 30 पे मैंने ऐसे बढ़ाया, 15 पे मैंने ऐसे बढ़ाया, यहां आ गया। ऐसे ही मैंने 40 पे बढ़ाया। और फिर क्या किया इन्होंने, सारे पॉइंट्स को एक कनेक्ट कर दिया। जब कनेक्ट किया ना तो इनको एक स्ट्रेट लाइन मिली, स्ट्रेट लाइन। और इन्होंने ये देखा कि किसी भी वोल्टेज के लिए मैं वोल्टेज कुछ भी रख लूं, जो करंट की वैल्यू है ना, मतलब मैं अगर वोल्टेज कुछ भी रख लूं और अगर मैं उस वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर दूं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने जो भी वोल्टेज रखी मैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके करंट से डिवाइड रख दूं ना, तो जो उसकी रेशियो आती है ना वो एक कांस्टेंट आती है एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए, एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए, या एक पर्टिकुलर मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस ना होके बल्ब होता, यहाँ सिर्फ सिंपल वायर ही होती, क्योंकि वायर्स का भी अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है कि नहीं। तो भी उन्होंने देखा कि जो मेरा वोल्टेज था और जो मेरा करंट था ना, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो मैं वोल्टेज कितना भी बढ़ा लूं कितना भी घटा लूं, उसके हिसाब से जो करंट अपने आप बनेगा ना, उन दोनों की जो रेशियो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। इसी को इन्होंने नाम दिया रेजिस्टेंस, इसी को इन्होंने नाम दिया रेजिस्टेंस। इसलिए मैं कह रहा था कि शुरू में रेजिस्टेंस नहीं बोल रहा मैं इसको, क्योंकि जब तक तुम कुछ नाम ही नहीं दोगे तो उससे पहले उसको रेजिस्टेंस कैसे बोल दोगे। तो इसलिए मतलब आप, क्योंकि आप लोगों को मतलब फर्क नहीं पड़ता है, पर कोई बंदा अगर नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो थोड़ी ना मतलब पहले ही बोल देगा उस चीज को जो उसको पता नहीं क्या है, उसको थोड़ी ना पता है कि ये सब होने वाला है। उसने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके उसने देखा कि ये चीज हो रही है मेरे साथ, जब ये चीज हो रही है तो इसने इस चीज को नाम दिया रेजिस्टेंस, और इस पर बोला कि ये है, और इस रेशियो को नाम रेजिस्टेंस था। अब हमारे केस के अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी रेजिस्टेंस की, अगर तो मैं यहां कहां लिखे यार, मैं ये पिटो रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं मेरा केस नंबर 1, मेरा पॉइंट नंबर 1 प्लॉट करो, पॉइंट नंबर 1 पे वोल्टेज कितनी है, पॉइंट नंबर 1 पे वोल्टेज कितनी है 5 वोल्ट, ठीक है, और करंट कितना है 10, तो मेरी रेजिस्टेंस कितनी होगी, रेजिस्टेंस को मैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो रेजिस्टेंस कितनी होगी 1/2, 1/2 इज 0.5 एंड द यूनिट इज ओम। हमने इनके नाम पे इनकी रेजिस्टेंस इसकी यूनिट रख दी। ओम का सिंबल ये होता है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर 2 के अंदर वोल्टेज कितनी है, ये पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 2 में वोल्टेज कितनी है 10, करंट कितना है 20, तो रेजिस्टेंस फिर से कितनी आ गई 1/2, सेम चीज वही 0.5 0.5। ऐसे पॉइंट नंबर 3 15 डिवाइडेड बाय 30 1/2, और ऐसे 20 डिवाइडेड बाय 40 1/2। अब मैंने ये रीडिंग जो ली थी ना, ये एग्जांपल रीडिंग ली थी, लेकिन एक्चुअली में अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप यही पाएंगे कि जैसे जैसे आप वोल्टेज चेंज करते हैं ना, करंट उसका प्रोपोर्शनली चेंज हो जाता है। प्रोपोर्शनली का मतलब ये चीज हमेशा वैलिड रहती है। अब ये चीज हमेशा वैलिड रहती है, क्या ये बात हमेशा सही है, क्या ये बात हमेशा सही है कि ये चीज हमेशा वैलिड रहती है? जवाब है नहीं। यह चीज ज्यादातर केसेस के अंदर वैलिड रहती है, ज्यादातर केसेस के अंदर वैलिड रहती है,
कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज जो मैं बता सकता हूं वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जब चेंज होता है ना, तो इसी की यही वैल्यू, अगर मान लीजिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट 20 डिग्री पे किया होता, 20 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर यही टेम्परेचर मैंने अगर 250 या 300 डिग्री पे किया होता ना, तो वैल्यू 1/2 नहीं आती फिर। मतलब पहले केस में अगर वैल्यू 1/2 है ना, तो हो सकता है अगले केस के अंदर, मानो ये 0.5 है, तो हो सकता है अगले केस के अंदर मानो 0.4 आ जाए या 0.45 आ जाए, ज्यादा कम हो जाती है, उसका एक कारण है, या 0.55 आ जाए, मतलब कुछ भी आ सकती है। वो इसका फॉर्मूला होता है टेम्परेचर पे कैसे चेंज होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर ये डिस्कस कर सकते हैं कि टेम्परेचर पे क्या होता है। देखो एक सीधी सी बात है, मैंने बताया कि जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो एक मान लो पूल ऑफ एटम्स है, इंटरेक्शन हो रही है, उसके बीच में से इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जब उनके अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या होगा भाई, जो वो एटम्स होते हैं वो और ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, है ना, और ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में और ज्यादा तकलीफ होगी। ये कुछ वैसा ही है जैसे मैंने भीड़ वाला एग्जांपल दिया था कि एक भीड़ में से अगर तुम लोग पास हो रहे हो तो तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वही भीड़ अगर इधर उधर भागना शुरू कर दे तो तुम्हें और टाइम लगेगा, है कि नहीं भाई। वो भीड़ मान लो एक जगह रुकी हुई है, ये कम कम मूवमेंट उस भीड़ के अंदर, तो तुम पास कर रहे हो, तुम जगह बना बना के निकल जाओगे, लेकिन वही भीड़ अगर बहुत तेजी से इधर उधर भाग रही हो तो मुश्किल होता है ना। तो वैसी सी बात है, जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो उनके एटम्स के अंदर की जो भीड़ भाड़ का जो मोशन है ना, वाइब्रेशन बोलते हैं, वो बढ़ जाता है, और इसलिए ना ये टेम्परेचर इफेक्ट करती है। और भी चीजें होती हैं, पर ये है ओम्स लॉ। हाँ ठीक है, चलिए